ओके, इसके अंदर आई होप कि आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज के अंदर आपको यहाँ पर इसकी अलग अलग फाइल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, आप ये जो आपके ब्लू कलर के जो यूआरएल्स आ रहे हैं इनके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इसको करेंगे ओपन इन न्यू टैब। जब आप न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट का डिजाइन आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास ये वेबसाइट का डिजाइन आ रहा है ये बहुत ज्यादा स्मॉल आपके पास रेजोल्यूशन के अंदर है। तो आपको स्मॉल रेजोल्यूशन में नहीं बनाना, आपको जो बनाना है वो आपको तो कुछ कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। जैसे कि ये हमारी इमेज आ रही है तो इमेज हमारी ये ब्लर है, लेकिन जो आप बनाएंगे वो तो ऑब्वियसली वो आपकी वेबसाइट होगी और ये सारी चीजें आपकी एज ए टेक्स्ट वहां पर लगी हुई होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर चीजें प्लेस करें यहाँ पर आप प्रॉपरली अपना स्ट्रक्चर आप बनाएं। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास इसका एक लेफ्ट कॉलम होना चाहिए, इसका एक राइट कॉलम होना चाहिए, फिर उसके अलावा आपके पास इसका ये जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपकी इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास जैसे बटन आ रहा है इस बटन के अंदर आप एचरेफ के लिंक्स वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर आप में से किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ऑल क्लियर? अच्छा देखिए, सेक्शन जो आपका होता है ना, जो आपका सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेबसाइट नजर आ रही है ना, ये आपका एक टेम्पलेट नजर आ रहा है। अब इस टेम्पलेट के अंदर इसको आप सेक्शन कहते हैं, जो आपके पास यहाँ पर ये सेक्शन आपको ये नजर आ रहा है इसको आप सेक्शन कहते हैं। मतलब ये ऑनलाइन सिक्योरिटी का आपका फर्स्ट सेक्शन है, उसके बाद हाई स्पीड कनेक्शन ये आपका सेकंड सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेक्शंस को यहाँ पर डिवाइड करते हैं जो कि आपके 100% के होते हैं। फिर उन सेक्शन के अंदर आप अपने कंटेनर्स वगैरह आप ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सेक्शन को आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके ये सारे अलग अलग सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन के अंदर आपके अलग अलग कॉलम्स होंगे और हर कॉलम के अंदर उसका अपना कंटेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है और? ओके नाइस। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको लास्ट सेक्शन के अंदर जैसे हमने थोड़ा सा देखा था कि एपीआईज क्या होती हैं और एपीआईज के अंदर हमने देखा था कि वेबसाइट्स वगैरह किस तरीके से आप एपीआईज को आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेक्शन के अंदर हमने देखी थी एपीआईज से रेलिवेंट। ठीक है, अच्छा इस सेक्शन के अंदर हम थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। और रिएक्ट जेएस के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि रिएक्ट जेएस को हम क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसका अपना स्केलेबल जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम कैसे यूज कर उसको हम उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि रिएक्ट जेएस जो हमारा होता है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, और रिएक्ट जेएस जो आपका है वो प्रॉपर्ली आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट के बेस के ऊपर आप प्रॉपर्ली रिएक्ट जेएस के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप रिएक्ट जेएस के ऊपर लिख रहे होते हैं वो आप आपकी जावास्क्रिप्ट और आपकी एचटीएमएल सीएसएस आपकी होती है, जो भी आप रिएक्ट जेएस के ऊपर लिख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा रिएक्ट जेएस के ऊपर आप पीएचपी नहीं लिखते, रिएक्ट जेएस के ऊपर आप कोई जावा नहीं लिखते, रिएक्ट जेएस के ऊपर आप प्योरली जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे होते हैं। और जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप एचटीएमएल वगैरह को आप रेंडर करवा सकते हैं, तो इसलिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप वहां पर एचटीएमएल और सीएसएस को वहां पर आप लिख रहे होते हैं। ठीक है, हेलो ओके एनीवेज। अच्छा रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए नोड जेएस। ठीक है, और एक तो आपके पास नोड जेएस होना चाहिए और उसके अलावा एक आपके पास टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि टर्मिनल के अंदर आपको जैसे पता है कि आपके पास यहाँ पर जो टर्मिनल्स आते हैं वो टर्मिनल आपके पास यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास टर्मिनल आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, अब क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप करने से आप यहाँ पर अपनी नई ऐप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप करने से आपका क्या होगा कि जो आपकी रिएक्ट जेएस की डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, डिफॉल्ट एप्लीकेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी है, मैं चला जाता हूँ अपनी एक डायरेक्टरी के अंदर
ये डायरेक्टरी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर को मैं यहाँ पर अपने पास VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है। अब ये टर्मिनल मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब टर्मिनल मैंने कैसे ओपन किया है, मैंने सिंपल VS कोड ओपन किया, और VS कोड ओपन करने के बाद मैंने कमांड J प्रेस किया है, ठीक है। आप कमांड J प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल टॉगल होता है। टॉगल का मतलब ये है कि क्लोज होता है और ओपन होता है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर React.js आपको कमांड देता है, अगर आप यहाँ पर React.js की वेबसाइट पे जाएंगे तो React.js की वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर डॉक्स का आपको एक सेक्शन नजर आएगा, डॉक्स का, ठीक है। जब आप डॉक्स के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ऐड रिएक्ट टू अ वेबसाइट या फिर क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप आपको यहाँ पर करना है। और ये करने के बाद आप जब यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कमांड आपको नजर आएगी एक कमांड आपको नजर आएगी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर आप अपनी ऐप का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अपनी ऐप का नाम दे दूंगा। ऐप का नाम फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम मेरा है फॉर एग्जांपल दी नेक्स्ट ऐप, दी नेक्स्ट वेब, ठीक है। मुझे इस नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इस नाम से प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कमांड लिखी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया दी नेक्स्ट वेब के नाम से। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है, प्लीज चूज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट नेम, क्योंकि नेम कैन नॉट बी लॉन्गर करेक्ट, नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये क्यों मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट और वेब को मैं यहाँ पर कैपिटल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल यूज करने के बजाय मैं यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में यूज करना पड़ेगा, दी नेक्स्ट वेब के नाम से। अच्छा, जब मैं इसको स्मॉल लेटर में करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि दी नेक्स्ट वेब के नाम से यहाँ पर मेरे पास एक डायरेक्टरी यहाँ पर बन गई। और अगर आप यहाँ पर अपने पास फोल्डर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये डायरेक्टरी आपको बनी हुई नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, जब आपको आपके पास जब ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आएगी तो इसके अंदर जब आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो अभी आपके पास यहाँ पर स्टिल ये इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो जब ये इंस्टॉल करेगा तो ये क्या करेगा, अच्छा, ये करने से क्या होता है कि आपके पास जो डिफॉल्ट रिएक्ट ऐप जो आपके पास एक एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर आपके पीसी के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके अंदर आप React.js का आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन आप वहाँ पर आपको वहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन होती है उसके अंदर React.js आपको कुछ भी नहीं देता, उसके अंदर React.js आपको सिर्फ अपना स्ट्रक्चर जो है वो आपको एज अ सैंपल स्ट्रक्चर आपको वो आपको दे देता है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको अपने स्ट्रक्चर्स और अपनी फाइल्स आपको वहाँ पर क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, उन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, उन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, अच्छा, सबसे पहले हम इसको होने देते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्विकली हो जाएगा आई होप, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आपके पास React.js आपको अलग अलग यहाँ पर डायरेक्टरीज दे देता है। डायरेक्टरीज के अंदर आपके पास यहाँ पर रूट के ऊपर आपके पास एक फाइल होती है, ये फाइल आपके पास होती है पैकेज डॉट जेसन के नाम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप पैकेज डॉट जेसन को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की आपको एक फाइल नजर आएगी। पैकेज डॉट जेसन का मतलब ये है, जेसन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जेसन क्या होता है। जेसन के अंदर आप अपने यहाँ पर डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का आपका एक डेटा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर आपकी ऐप का नाम आ रहा है, आपकी ऐप का वर्जन आ रहा है, प्राइवेट आ रहा है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अच्छा, जो चीजें मैंने आपको बताई थी सेम ये वही चीजें हैं, जिसके अंदर आपके पास ये एक की होती है और एक आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेसन है, React.js क्या करता है कि आपके इन पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। आपके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो आपको यहाँ पर एक अलग अलग अरेज नजर आएंगे। एक अरे आपको नजर आ रहा है डेवलपमेंट का, और एक अरे आपको नजर आ रहा है प्रोडक्शन का, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास ब्राउजर लिस्ट का। अब इसके अंदर अगर आप और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आपको डिपेंडेंसीज नजर आ रही है, जिसके अंदर एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है
और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग लाइब्रेरी जेस्ट डॉम है, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट है और टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिएक्ट नजर आएगा, रिएक्ट डॉम नजर आएगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट और वेब वाइटर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होते हैं आपके पास, ये आपके पास जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये आपके पास होते हैं इसकी डिपेंडेंसीज, मतलब जो आप रिएक्ट जेएस को आप यहाँ पर यूज करेंगे उस रिएक्ट जेएस के अंदर ये सारी डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल आप कैसे करते हैं, ये डिपेंडेंसीज आपकी कैसे मैनेज होती हैं, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर जो आप नोड जेएस आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाते हैं नोड के ऊपर और आप यहाँ पर नोड के ऊपर जाएं और नोड के अलावा आप यहाँ पर ओपन करें npm, ठीक है। तो ये दो चीजें आप यहाँ पर ओपन करें। अच्छा, npm आपका क्या होता है, npm आपका पैकेज मैनेजर होता है जो कि आपकी नोड जेएस की जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पर आपने रिएक्ट जेएस जो आपने इंस्टॉल किया है ये आपकी नोड जेएस की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जो भी आपके पास नोड जेएस की एप्लीकेशंस होती हैं उनके डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है npm, ठीक है। डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज आपके पास आती हैं इनको मैनेज करने के लिए आपके पास एक पैकेज मैनेजर होता है, ये आपका होता है npm। npm के अंदर क्या होता है कि npm के अंदर आपके पास मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पैकेजेस की मिसाल आप ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक HTML CSS का प्रोजेक्ट है और वो HTML CSS के प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास डिपेंडेंसीज क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपके पास आपकी CSS फाइल है, वो आप उसके लिए आपके पास आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो ये दो डिपेंडेंसीज और उसके अलावा आपके पास कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको ये डिपेंडेंसीज आपको चाहिए होती हैं आपके HTML प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर इमेजेस होती हैं, CSS होती है और इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये और जावास्क्रिप्ट होती है, तो ये आपकी डिपेंडेंसीज आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए होती हैं HTML के। इसी तरीके से अगर आप कोई नोड जेएस की एप्लीकेशन को अगर आप रन करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए आपको चाहिए होता है npm, ठीक है। तो npm आपके पास डिपेंडेंसी मैनेजर होता है जिसके अंदर आपके पास हजारों लाखों की तादाद में आपको यहाँ पर पैकेजेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पर पैकेजेस होते हैं इन पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आप डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हैं इन डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंसीज आपकी यहाँ पर ऐड होती रहती हैं, आप उनको रिमूव करते रहते हैं, ये डिपेंडेंसीज को आप मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंडेंसीज आपके पास किस तरीके से काम करती हैं, इसके अंदर आपके पास क्या और मजीद कौन कौन सी डिपेंडेंसीज होती हैं ये आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। एक डिपेंडेंसीज के अंदर आपके पास होता है डिपेंडेंसी का नाम और आपके पास इसका होता है डिपेंडेंसी का वर्जन, ठीक है। ये वर्जन जो आपके पास होता है ये वर्जन आपका इंपॉर्टेंट या वर्जन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वर्जन आपका कैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अभी जो रिएक्ट जेएस जो आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है अपने पास डिपेंडेंसीज के अंदर, जो आपका रिएक्ट जेएस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है 18.2.0 आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और अब आपको दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर 18.2.0 आपके पास यहाँ पर रिएक्ट जेएस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसीज के वर्जन्स आपके पास मिसमैच भी हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। मिसमैच का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने जो यहाँ पर डिपेंडेंसीज यूज करी हैं ये डिपेंडेंसीज आपके पास रिएक्ट जेएस के अंदर आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस का 18.2.0 के बजाय अगर आप यहाँ पर इसका 16.2.0 आप यूज करें, अब ये यूज करने के बाद जरूरी नहीं है कि जो आपके पास दूसरी डिपेंडेंसीज हैं वो इस वर्जन से इस वर्जन को सपोर्ट करती हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली आपको वो डिपेंडेंसीज आपको फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब जो आपके जो डिपेंडेंसीज आपको रिएक्ट जैसे दी हैं वो डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर डिपेंडेंसीज के वर्जन्स को अपने हिसाब से अगर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो फिर वो आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में एरर दे देगा, ठीक है। ये आपको मैं बाद में और ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होता है, अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई है इस एप्लीकेशन को अगर आपको यहाँ पर रन करना है तो रन करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि आपको रन करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पर कमांड्स होती हैं इनके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे हमने यहाँ पे लिखा था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर उसके बाद हमने ऐप का नाम दिया था, इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है npm, ठीक है। npm लिखने के बाद आपको यहाँ पर इन स्क्रिप्ट में से कोई भी एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी है, ठीक है। अब इन फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे npm रन और आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। जब आप यहाँ पर स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट लिखने के बाद आप इंटर करेंगे।
अच्छा, इंटर करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि मैं प्रॉपर डायरेक्टरी के अंदर नहीं हूँ। डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर दी नेक्स्ट वेब के अंदर में चला जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मेरी डायरेक्टरी एक्टिव है वो है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा है, लेकिन मुझे आपकी npm की कमांड को रन करने के लिए मुझे उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जिस डायरेक्टरी के अंदर package.json की फाइल उसके रूट पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ दी नेक्स्ट वेब के अंदर, ठीक है। दी नेक्स्ट वेब के अंदर जाने के बाद, दी नेक्स्ट वेब के अंदर जाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा cd, और cd के बाद मैंने यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखा। जब मैंने अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखा तो अब आपको यहाँ पर दी नेक्स्ट वेब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपनी एप्लीकेशन को, जिसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने पास npm रन स्टार्ट के जरिए। मैं यहाँ पर npm रन स्टार्ट करता हूँ, तो npm रन स्टार्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगी लोकल हॉस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि आपकी रिएक्ट जेएस की डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपके पीसी के अंदर आपके पास इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। इंस्टॉल हो गई है और स्टार्ट हो गई है, ओके। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अगर आपको कोई और रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट देता है और उसके अंदर आपके पास ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपके पास अगर नहीं है, ठीक है, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको लाने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको कमांड रन करनी है npm इंस्टॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अगर कमांड रन करूंगा npm इंस्टॉल की, तो npm इंस्टॉल क्या करता है, npm इंस्टॉल वो सारी डिपेंडेंसीज मेरी इंस्टॉल कर देता है जो कि मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अरे के अंदर यहाँ पर मैंने रखी हुई है। जो मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज का जो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये अरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। जो यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंसीज का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जितनी भी डिपेंडेंसीज रखी हुई है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा npm इंस्टॉल को रन करने के बाद। जैसे ही मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल को रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि दोबारा आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो जब आपका ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये सारी डिपेंडेंसीज अब आपकी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर अब जब आप जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, npm रन स्टार्ट, npm रन स्टार्ट जब आप करेंगे, अच्छा ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप npm इंस्टॉल नहीं करेंगे और आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर नहीं होगा तो ये आपका npm रन स्टार्ट करने में एरर दे देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको npm रन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर npm रन स्टार्ट अगर मैं करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे एरर दे देगा कि कमांड नॉट फाउंड। कमांड नॉट फाउंड ये मुझे क्यों दे रहा है, कमांड नॉट फाउंड ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको अभी तक यहाँ पर जो आपकी डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज यहाँ पर आपकी नहीं मिली, ठीक है। अब डिपेंडेंसीज इसको क्यों नहीं मिली, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर npm रन स्टार्ट जब आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी इस स्क्रिप्ट को आपकी रन करेगा। इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने यहाँ पर लिखा है रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट। रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट आपका है डिपेंडेंसीज के अंदर एक पैकेज है जिसको आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू आपने अपने पास npm की एप्लीकेशन रन करी है। अगर आपके पास ये वाली डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल ही नहीं होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपको चाहिए। उस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर npm इंस्टॉल की कमांड आपको रन करनी है, और npm इंस्टॉल की कमांड जैसे ही आप यहाँ पर रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाता है। अब इसके बाद आपको करना है npm रन स्टार्ट। अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर npm रन स्टार्ट की कमांड आपके पास यहाँ पर सक्सेसफुली चल जाएगी, और ये मेरे पास यहाँ पर इस ब्राउजर के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर रिएक्ट जेएस कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इंस्ट्रक्शंस आपको क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस ये आपको ये दे रहा है कि आप जाएं आप एडिट करें src के फोल्डर के अंदर app.js के नाम से एक फाइल वहां पर होगी, ठीक है। app.js के नाम से एक फाइल होगी जिसको आप यहाँ पर ओपन करेंगे। मैं जाता हूँ src के अंदर, और src के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है app.js के नाम से। अब app.js के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर सारी HTML नजर आएगी जैसे कि हम वहाँ पर लिखते थे। इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको सबसे पहले डिफरेंस नजर आएगा कि HTML के अंदर हम इसको यूज करते थे क्लास, ठीक है। HTML के अंदर हम इसको यूज करते थे क्लास, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम इसको यूज करते हैं क्लास नेम, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस आपके पास HTML के अंदर होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर क्लासेस के नाम को आप यहाँ पर क्लास के नाम से नहीं, आप यहाँ पर क्लास नेम के उससे आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको क्लासेस डिफाइन करनी है वो आपको यहाँ पर क्लास नेम के ऊपर डिफाइन करनी पड़ती है।
अच्छा, और इसके अलावा आप जब यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये कोड आपको आपको यहाँ पर ये कंटेंट आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है एडिट src/app.js, ठीक है। ये आपके पास एक नया कोड, ये आपके पास एक नया टैग है जो कि आपका HTML का टैग है, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा था। इसका कोड का मतलब ये है कि ये आपका जो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो आपको दिखाता है, ये आपकी कोडिंग स्टाइल के अंदर आपकी फॉन्ट फैमिली आपके पास यहाँ पर दिखा रहा होता है, ठीक है। तो कोड करने से आपको ये फॉन्ट फैमिली जो है वो आपकी कोडिंग स्टाइल के अंदर यहाँ पर आपके पास आ रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपने पास कोई भी यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ H1 और यहाँ पर मैं रख देता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट React.js एप्लीकेशन, और H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज करने के बाद अभी आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये फाइल को मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सर्कल आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, जिससे ये पता चलता है कि इस फाइल को मैंने अभी यहाँ पर सेव नहीं किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मेरे पास वो चेंजेस भी अभी तक यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये सर्कल यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आपको मेरी चेंजेस यहाँ पर पहली फुर्सत में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, फौरन आपको ये चेंजेस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास यहाँ पर आपको पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपकी हॉट रीलोडिंग आपकी कर रहा होता है। अब इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे और आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी चेंजेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एक बहुत अच्छा एक आपका सिस्टम है React.js के अंदर, जिसको आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आपके पास यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लोगो हटा देता हूँ तो लोगो हटाने के बाद आपको यहाँ पर लोगो अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लोगो लगाता हूँ तो अब आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है। अब जब आप ये React.js की फाइल को जब आप यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास यहाँ पर इम्पोर्ट्स होते हैं, और कुछ एक एक आपके पास यहाँ पर फंक्शन बना हुआ होता है। फंक्शन आपका क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आप यूज करते हैं किसी भी अपने कोड को रीयूज करने के लिए या उसको स्केलेबल करने के लिए, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो हमने फंक्शन यहाँ पर यूज किया है, इस फंक्शन से आपका क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो React.js के अंदर अगर आप इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं React.js का, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास फाइल्स होती हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी, आई होप, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये फाइल्स पहले देखी हो तो प्लीज आप इसको इग्नोर करिएगा। आप इसको अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे और भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ और भी फाइल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, कुछ और आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया नोड मॉड्यूल्स का, जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस की डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर एक फोल्डर नजर आएगा पब्लिक का, और पब्लिक के अलावा आपको यहाँ पर एक फोल्डर नजर आएगा SRC का। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक फाइल नजर आएगी गिट इग्नोर की, और एक आपके पास यहाँ पर पैकेज-लॉग और एक पैकेज.json नजर आती है, और एक आपके पास नजर आती है readme.md, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, इसके अंदर तो आप अपना पैकेजेस आप यहाँ पर मैनेज करते हैं, ठीक है। आपके सारे पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड होते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अब जो आपके पास पब्लिक का जो आपके पास फोल्डर होता है, इस पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपके पास वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी एसेट्स, आपके एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी CSS है, आपके पास कोई जेसन फाइल है, या आपकी कोई इमेजेस है, वो आप यहाँ पर रखते हैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या होता है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक SRC की डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर आपके सारे वो पेजेस होते हैं जो कि आपका अपना कोड होता है, जिसको आप यहाँ पर राइट करते हैं, ठीक है। SRC के अंदर आपके पास वो सारी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपका कोड होता है, इंक्लूडिंग आपकी CSS, आपकी जावास्क्रिप्ट, और आपकी जो भी आपकी जो भी रूट की फाइल्स हैं, वो आपके पास यहाँ पर SRC के अंदर होती हैं। अब SRC के अंदर SRC के बाद आपके पास यहाँ पर एक फाइल होती है गिट इग्नोर की। गिट इग्नोर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, गिट इग्नोर की जो आपकी फाइल होती है, अगर आप में से किसी को गिटहब के बारे में नहीं पता तो गिटहब हम यूज करते हैं। गिटहब हमारे पास गिटहब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो गिटहब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स, अपने किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, सॉरी, अपने किसी भी प्रोजेक्ट की कोडिंग के लिए, ठीक है। मतलब अपने जब आप बड़ी टीम्स के अंदर काम करते हैं, या फिर जब आप मल्टीपल मेंबर्स आपके सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको यहाँ पे गिटहब के अंदर यूज करें, जिससे आपका सेम प्रोजेक्ट आपस में एक दूसरे से सिंक रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर गिटहब अपने पास यूज कर सकते हैं अपनी आपको बेटर कोड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर गिटहब यूज करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा कि गिटहब क्या होता है, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी।
अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक फाइल होती है पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन। ये फाइल आपके पास होती है जिसके अंदर आपके पास पैकेज डॉट जेसन के आपके पास कैशे वर्जन होता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर दें तब भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि ये फाइल आपके पास दोबारा क्रिएट हो जाती है जब आप अपने पास पैकेज npm इंस्टॉल वगैरह जब आप चलाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये वाली फाइल वापस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये आपके पास इसका कैशे वर्जन होता है, इसका एक हिस्ट्री वर्जन होता है, ठीक है। ये आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी ऐप का नाम, आपकी डिपेंडेंसीज, आपकी जो रन करने वाली स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी आपके पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पास इंस्टॉल होती है। अब रीडमी डॉट एमडी की आपके पास एक फाइल होती है जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं गिटहब के लिए। जब मैं आपको गिटहब के बारे में बताऊंगा तो उसी वक्त मैं आपको रीडमी डॉट एमडी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये आपके पास गिटहब से लिंक्ड होती है ये वाली फाइल आपकी। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जब आप एसआरसी के अंदर जाते हैं तो आपकी वेबसाइट का जो आपका एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट का जो आपका एंट्री पॉइंट होता है, वो एंट्री पॉइंट आपका होता है index.html, ठीक है। आप जब index.html के अंदर जाते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये एंट्री करता है आपकी index.html के अंदर, और index.html के अंदर आपके पास यहाँ पर div id रूट यहाँ पर रख देता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने पास React.js की एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, अगर मैं इसका सोर्स कोड करता हूं तो आपको यहाँ पर div id रूट आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। ये जो div id रूट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसका ये मतलब है कि ये जो आपके पास पूरी जो एप्लीकेशन जो आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये कोड आपको HTML के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखते हैं अपने पास सोर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर इसका कोड आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल HTML प्रोजेक्ट्स को अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर आपका HTML का पुराना प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं वहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर इस HTML के प्रोजेक्ट को अगर हम यहाँ पर देखें, ये HTML की फाइल में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो HTML की फाइल मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इस HTML की फाइल के अंदर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आपको यहाँ पर अपना कोड आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसके अंदर आपको टोटल प्राइस भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं इसका लेआउट 2.html यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेआउट 2.html मैंने यहाँ पे ओपन किया जिसको हम बना रहे थे। अच्छा, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर पूरी HTML आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो भी आपने यहाँ पर लिखी है अपना लेआउट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप React.js की एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सोर्स के अंदर आपको यहाँ पर कोई दूसरी चीज आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी, सिवाय आपको सिर्फ ये फाइल आपको यहाँ पर नजर आएगी जो आपके पास React.js के अंदर index.html आपके पास पड़ी हुई, ठीक है। आपको सिर्फ ये फाइल नजर आएगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, ठीक है। सिर्फ इतना आपके पास इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इमेज भी लगी हुई है, आपके पास यहाँ पर एक H1 भी लगा हुआ है, और आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, ये आपकी HTML एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पर जो कोड आपका रेंडर हो रहा होता है, ये आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से रेंडर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये React.js आपका है तो JS का मतलब होता है आपकी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो React.js आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, ये कोड आपका सोर्स के अंदर आपको यहाँ पर कोड आपको नजर नहीं आता, ठीक है। जो आप यहाँ पर HTML वगैरह अपने लिखते हैं वो आपको यहाँ पर सोर्स के अंदर आपको यहाँ नजर नहीं आती, ठीक है। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन होती है, ये आपकी HTML एप्लीकेशन नहीं होती, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लें, मैं फिर आगे लेके चलता हूँ। अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो ये भी मुझे बता दीजिएगा। जी ये क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, प्लीज बता दें मैसेज करके। अगर किसी को कोई कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो मुझे प्लीज ये भी बता दें कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, मैं वो चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। ओके, आई होप कि किसी को कोई, अच्छा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अनस को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो लास्ट सेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने React.js को प्रॉपर्ली बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर लास्ट सेशन के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज उसके अंदर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लें तो वो ज्यादा बेटर है।
अच्छा, रिएक्ट जेएस आप यूज करते हैं अपनी रिएक्ट जेएस आप यूज करते हैं आपको अपनी स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, और बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिएक्ट जेएस की सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल मैंने आपको ये एग्जांपल बताई है। और इसके अंदर जो आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो रिएक्ट जेएस का होता है, और इसके अंदर जो आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी है वो आपकी यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप काम करें, तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये रिएक्ट जेएस आपको यहाँ पर काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, एनीवेज, ओके, नो प्रॉब्लम शेख जुल्फिकार साहब। तो आप ऐसा करें कि आपको आप मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसके बेसिक लेक्चर में आपको सेंड कर देता हूँ, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा, आपको HTML CSS भी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। और इसके हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल मैसेज करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि रिएक्ट जेएस का जो आपका एंट्री पॉइंट होता है, वो एंट्री पॉइंट आपका होता है index.html, जो कि आपके पास रखी होती है पब्लिक के अंदर। ठीक है, अब पब्लिक के अंदर जो आपको index.html आपके पास यहाँ पर रखी हुई होती है, अब इसके अंदर आपके पास ये एंट्री पॉइंट इसका होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी है, जो कि आपके पास इसके अंदर इंक्लूसिव होती है। अब ये जो आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है index.js के नाम से, अच्छा, ये जो आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है index.js के नाम से, ये फाइल आपकी क्या करती है, ये फाइल आपकी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस कोड को अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये कोड आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। एक पार्ट आपका है इंपोर्ट का, ठीक है, एक पार्ट आपका है इंपोर्ट का, जो कि आपको हमेशा सबसे टॉप के ऊपर नजर आएगा। इंपोर्ट आपको कभी भी यहाँ पर बीच में आपको नजर नहीं आएंगे, इंपोर्ट्स आपके पास सबसे ज्यादा टॉप पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप .html की फाइल क्रिएट नहीं करते, इसके अंदर आप .js की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप HTML को आप यूज करते हैं, तो HTML के अंदर आप क्या करते हैं, HTML के अंदर आप .html की फाइल को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप रिएक्ट जेएस को अगर आप यूज करते हैं, तो इसके लिए आप .js की फाइल को आप क्रिएट करते हैं, .html की फाइल को आप क्रिएट नहीं करते। ओके, अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पुरानी वीडियोस को देख लें और नई वीडियोस के भी लेक्चर्स वो लेते रहें, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो पुरानी वीडियोस आप जो है उसके लिए सबसे बेहतर आपके पास जो टाइम है वो आपके पास होता है कि जो आप हमारी जो 3 दिन क्लासेस होती है, उन 3 दिन क्लासेस के अंदर जो सुबह का टाइम है उसके अंदर आप अपने पास उन लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास 3 दिन के बाद जो आपके पास 4 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर आप उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो भी इन लेक्चर्स को जो देख रहे हैं, वो सिर्फ लेक्चर्स को सुने नहीं, वो साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब आप उसको खुद आप लिखना शुरू करेंगे, खुद ही आप प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे काम कर रही हैं। अदरवाइज अगर आप उसको लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनते रहेंगे, तो फिर आपको जो है वो चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप प्रॉपरली प्रैक्टिकल करें, ताकि आप उसको प्रॉपरली आप अप्लाई करते रहें। ठीक है, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं इस कोड के। इस कोड के अंदर जब भी आप रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी आप यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.js के नाम से, या फिर कोई और फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो ये फाइल आपकी कहलाती है कंपोनेंट। ठीक है, ये फाइल आपकी कहलाती है कंपोनेंट। कंपोनेंट आपका क्या होता है, आपके पास कंपोनेंट आपके छोटे छोटे पार्ट्स भी आपके पास हो सकते हैं, जिनको आप रीयूज